हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद फन। आज हम करेंगे 10th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड का पार्ट 6। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। 19th सेंचुरी में इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर बन जाता है किसका, एग्रीकल्चर गुड्स का, और यह एक मेजर इंपोर्टर भी बन जाता है किसका, मैन्युफैक्चर्स गुड का। यानी कि इंडिया से बहुत ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था, लेकिन इस डिप्रेशन के आने के बाद जो इंडिया का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो आधा हो जाता है, और जो वीट के प्राइसेस थे यानी कि जो गेहूं के प्राइसेस थे वो 50% तक कम हो जाते हैं, जिसके कारण लोगों की इनकम कम हो जाती है। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो किसानों का टैक्स कम नहीं करती है और वो किसानों को फोर्स करती है टैक्स देने के लिए। तो इंडिया के लोगों को मजबूरी में जो उनकी सेविंग्स थी, जो उनकी जमीनें थी और जो ज्वेलरीज थी उनके पास और जो प्रीशियस मेटल्स थी उनको बेचना पड़ता है। इन सबको बेचकर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का रेवेन्यू पे करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रीबिल्डिंग ए वर्ल्ड इकोनॉमी द पोस्ट वार। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद इकोनॉमी कैसी रहती है, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी। तो जो वर्ल्ड वॉर सेकंड था वो 1939 से शुरू होकर 1945 में खत्म होता है। यह भी दो पावर्स के बीच में था, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। इस वॉर की वजह से 60 मिलियन लोग मारे जाते हैं और लाखों लोग घायल हो जाते हैं। इस वॉर के बाद दो कंट्रीज उभर कर सामने आती हैं, एक तो है यूएसए एंड दूसरी है सोवियत यूनियन। ठीक है, और जब ये वॉर खत्म होता है तो बहुत सारी कंट्रीज डिस्कशन करती हैं किस चीज पर, कि जो युद्ध से उनको नुकसान हुआ है उनसे कैसे निपटा जाए। वो कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लानी होगी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब मास प्रोडक्शन होगा। मास प्रोडक्शन क्या था, एक चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होना, और एक चीज का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे होगा, जब लोग उनको खरीदेंगे। और लोग इतना ज्यादा कंजप्शन कैसे करेंगे, जब उनकी अच्छी इनकम होगी। और उनकी इनकम अच्छी कैसे होगी, जब उन्हें गवर्नमेंट जॉब देगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट देगी। ठीक है, इकोनॉमिक लिंक आउटसाइड द वर्ल्ड, यानी कि हमें दूसरी कंट्रीज के साथ भी लिंक रखना होगा, हमें दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड करना होगा। फ्लो ऑफ कैपिटल हो गया एंड फ्लो ऑफ लेबर हो गया, ताकि इन सब का एक्सचेंज एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता रहे। ठीक है, तो अब इन दो पॉइंट्स को पूरा करने के लिए जुलाई 1924 में ब्रिटेन वुड्स हेम्स्पायर, जो कि यूएसए में एक जगह है, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस भी बोला जाता है। इसमें दो ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस बनाए गए। जो पहला था वो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि आईएमएफ, और जो दूसरा है वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आईबीआरडी, जिसको बाद में वर्ल्ड बैंक बोला गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे उनका क्या काम था। आईएमएफ का क्या काम था, पहले ये देखते हैं। इसका काम था कि किस कंट्री में ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और किसी कंट्री में कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो कंट्रीज के बीच सरप्लस और डेफिसिट को मैनेज करना, ताकि स्टेबिलिटी बनी रही। ठीक है, जो आईबीआरडी था उसका क्या काम था, कंट्रीज को फाइनेंशियल सपोर्ट करना ताकि वो युद्ध के बाद अपनी रिकवरी कर सके। ठीक है, ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस कंट्रीज की रिकवरी के लिए बनाए गए थे। और जो ये सिस्टम था ये फिक्स एक्सचेंज रेट पर काम करता था, यानी कि करेंसीज को डॉलर के साथ फिक्स कर दिया गया और डॉलर को गोल्ड के साथ फिक्स कर दिया गया, ताकि करेंसीज का एक्सचेंज आसानी से हो सके। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, द अर्ली पोस्ट वार ईयर्स। 1950 और 1970 के बीच का जो पीरियड था वो बहुत ही स्टेबल वाला पीरियड था, यानी कि उस पीरियड में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी थी। कैसे, क्योंकि उस समय पर जो ट्रेड था वो भी 8% ग्रो हो गया था, और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो एडवांस कंट्रीज की तरह उभर कर सामने आ रही थी। ठीक है, यानी कि ये जो पीरियड था ये बहुत ही स्टेबिलिटी वाला पीरियड था। देखते हैं डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के खत्म होने के बाद जो एशिया और अफ्रीका थे वो आजाद हो जाते हैं, यानी कि उनको आजादी मिल जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी वहां पर गरीबी, हंगर और लैक ऑफ रिसोर्सेज देखने को मिला। जिनका इन पर कंट्रोल था वो सब कुछ लूट कर चले गए थे, तो यहाँ पर ऐसी समस्याएं देखने को मिली। ठीक है, और जो इंस्टीट्यूशंस थे आईएमएफ और आईबीआरडी, ये बस उन्हीं कंट्री को सपोर्ट करते थे जो कि डेवलप्ड हो, यानी कि जिसमें पहले से ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज हो, और ये डेवलपिंग कंट्रीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज थी उन पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, वो गरीबी में डूबती चली जा रही थी, यानी कि ये इंस्टीट्यूशंस इनको सपोर्ट नहीं करते थे। ये ग्रुप बनाते हैं G77, और जो ग्रुप था G77 वो ये डिमांड करता है न्यू की। न्यू का क्या मतलब है, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। इकोनॉमिक ऑर्डर मतलब उस देश के रिसोर्सेज पर उसी का कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और जो दूसरा था वो है
कि जो भी उनके रॉ मटेरियल्स हैं उनको अच्छे दाम मिले उन्हें, और जो डेवलप्ड कंट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हैं उन पर भी इनका एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। 1960 के बाद जो यूएस की इकोनॉमी थी वो बहुत ही डाउन चली गई। क्यों? क्योंकि यूएस ने बहुत सारी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, तो उन कंट्रीज में प्राइसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, जिसके कारण यूएस की इकोनॉमी भी डाउन चली जाती है। और जो यूएस डॉलर था, जो कि वर्ल्ड की प्रिंसिपल करेंसी थी, अब वह प्रिंसिपल करेंसी नहीं रहता है, और जो फिक्स एक्सचेंज रेट का सिस्टम था उसको भी बदल दिया जाता है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो पहले किससे लोन लेती थी? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। उनको फोर्स किया जाता है प्राइवेट लैंडिंग इंस्टीट्यूशन से लोन लेने के लिए। जो बैंक्स थे वो हाई इंटरेस्ट पर लोन देते थे, जिसके कारण जो डेवलपिंग कंट्रीज थी वो कर्ज में चली जाती है और वहां पर बहुत गरीबी फैल जाती है। अगर हम बात करें चाइना की, जो चाइना की पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि वहां पर लेबर सस्ती है, जिसके कारण वहां पर बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज आने लगती हैं, जिसके बाद चाइना वर्ल्ड मार्केट में एक सुपर पावर की तरह उभर कर आता है। इस चैप्टर से हमें क्या पता चलता है कि वर्ल्ड की जो कंट्रीज है ना वो आपस में कनेक्टेड है, वो पहले भी कनेक्टेड थी और अब भी कनेक्टेड है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज कवर करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।